अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। यूक्रेन की वॉर ऑल्दो के बज़ाहिर तो रशिया का अपर हैंड बैटल ग्राउंड में दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रशिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मिलिट्री पावर है उसको डिफीट कर सकें। लेकिन क्योंकि पूरे यूरोपियन यूनियन इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है, पूरा नेटो की पावर जो है वो उसके पीछे इस जंग में खड़ी है और नेटो का मकसद ये है कि रशिया को किसी तरह से डिफ़ीट करें और रशिया को किसी तरह से इस बात से बाज रखें कि वो एक दोबारा से सुपर पावर बन कर के सामने आए। जो कि आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया एक सुपर पावर बन कर के सामने आया था, उस वक्त वो सोवियत यूनियन था और उसका जो इन्हितात था या उसकी जो डाउनफॉल था वो अफगान रशिया वॉर के बाद हुआ था, जिसमें वो हार गए थे और रिट्रीट उनको करना पड़ा और उसके नतीजे में पूरे रशिया के जो है ना वो सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स आप समझ लें कि 2 से 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद रशिया अपने आप को इतना पावरफुल समझता है कि वो ये समझता है कि उसके नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उसके इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर उसकी ट्रेड है, जहाँ पर उसके पुराने ताल्लुकात है, वहाँ पर यूरोपियन इंटरफेरेंस या नेटो की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सो ये जंग क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म होने वाली नहीं है, सो मैंने सोचा कि इसका एक डिटेल रिव्यू हम ले लें। बिकॉज़ बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि 2022 में ये जंग शुरू हुई थी, लेकिन इसके पीछे जो वाक़यात हैं, जो एक चेन ऑफ इवेंट्स जो चली आ रही है, वो एटलीस्ट जो है ना वो 2014 से अगर हम देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि रियली में ये वॉर कैसे शुरू हुई और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और क्या वजह है कि ये इतनी जल्दी इसके ख़त्म होने का जो है ना वो सुराग या उम्मीद जो है वो अभी नहीं बांध पा रही। सो ये तो जो पहला मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है वो करंट वॉर सिचुएशन का है कि जिसमें ये यूक्रेन का जो बिल्कुल ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं और ब्लास्ट इनको कहते हैं, उनमें लुशैंक है, डोनेस्क है और क्राइमिया तो खैर बहुत पहले ही रशिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था, क्रिशॉन है और एक और है बखमूत। ये जो 4-5 ओब्लास्ट हैं यूक्रेन के, जो कि बिल्कुल ईस्टर्न बेल्ट को पूरा का पूरा कवर करते हैं, उनके ऊपर इस वक्त रशिया का कब्ज़ा है। रशिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने 2022 में यहाँ पे एंटर हो गए थे। ऑल्दो कि जंग और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो उससे बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन रशिया के जो बूट्स ऑन ग्राउंड थे वो नहीं हुए, वो 2022 में हुए और अभी भी ये सारे प्रोविंसेस जो है ना रशियन इन्वेजन के अंदर हैं और बाकी जो यूक्रेन काफ़ी बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, वो इस वक्त जो है बिल्कुल उसकी पॉलिटिक्स और उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो टोटली जो है वो कोलैप्स हुई हुई है और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, बिकॉज़ ये मुल्क जो है इस वक्त एक वॉर सिचुएशन के अंदर है। इससे पहले कि हम इसकी प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर आए, मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ कि ये जो यूक्रेन है ये बहुत पहले मतलब 1050 की अगर हम बात लें, जब ये इलाके जो हैं वो शुरू में आबाद हो रहे थे, यानी जो रशिया की जो एक एज अ कंट्री एज अ स्टेट जो है उसकी डेवलपमेंट की जो तारीख है वो बहुत पुरानी नहीं है। तकरीबन 900 साल पहले इनकी एज अ स्टेट ये सबसे पहले जो है ना वो मतलब वो ऑर्गेनाइज हुए थे। उससे पहले ये एक यहाँ पे बहुत कम आबादी थी या फिर ट्राइबल फॉर्म ऑफ सिस्टम था या फिर ट्राइबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे चल रहा था। लेकिन रशिया के एक गवर्नमेंट बनने से या एक स्टेट बनने से पहले जो यूक्रेन और उससे इस मुल्हिका तमाम ये जो ईस्टर्न यूरोप के इलाके हैं, इस एरिया को कीवियन रूस कहा जाता है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस इतने बड़े इलाकों को, जिसमें इस वक्त के बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये मैं आपको गूगल अर्थ से दिखा देती हूँ। इसमें यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये तमाम इलाके और नीचे के रोमानिया के, मोल्डोवा के, ये तमाम इलाके इसके अंदर मौजूद इस इतने बड़े खत्ते में थी और इस पूरे खत्ते को ईस्टर्न यूरोप के इसको कीवियन रूस कहा जाता था। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि
ये कीव तो यूक्रेन का कैपिटल हो गया, और इस पूरे एरिया को रूस कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो आबादी है, एक्चुअली रशियन जो पीपल हैं वो वही लोग हैं जो कि माइग्रेट करके इधर ऊपर के स्कैंडिनेवियन कंट्री से और इस ऊपर ईस्टर्न यूरोप से आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करके नीचे रशिया की तरफ आते गए और यहाँ पे आबाद होते गए। और ये एक ही तरह के लोग हैं। मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती, ज़ाहिर है इतने सालों में, इतनी सदियों में एथनिसिटीज़ जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, एक ही जगह कई कई कबीले, ट्राइब्स, और फिर वो एथनिक ग्रुप्स बन जाते हैं। लेकिन ओरिजिन का मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एक ही किस्म के लोग थे जो कि यहाँ पर आबाद हुए, यही पुश फॉरवर्ड होकर रशिया में आबाद हो गए। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इन लोगों के अंदर एक कल्चरल और एथनिक अफिनिटी है, और ये बेसिकली एक ही किस्म के लोग हैं। यही वजह है कि रशिया के अंदर इस वक्त जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो एथनिसिटी है वो रशियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें यूक्रेनियन लोग ज़्यादा हैं। और अगर उनके आप रूट्स को के पास चले जाओ तो वो बहुत पहले आपको पता चलेगा कि वो एक ही लोग थे। अब जो ये अब का वाक़या जो है कंटेम्प्रेरी एरा में ये इशू, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, उसके लिए मैं आपको 2004 तक लेके जाना चाहती हूँ, जब फर्स्ट टाइम यूक्रेन के अंदर ऑरेंज रेवोल्यूशन बपा हुआ। और इस रेवोल्यूशन में जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पे विक्टर यानुकोविच थे, उनको निकाल बाहर दिया गया और विक्टर यूशेंको को वहाँ पे इन पावर लेकर आया गया। और उसी वक्त से ये एक बहुत बड़ी टेंशन रशिया और यूरोप के दरमियान शुरू हो गई, बिकॉज रशिया ये कहता था कि मेरे जो इर्द गिर्द ममालिक हैं जो कि पहले प्रो सोवियत कंट्रीज़ हैं, जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रहे हैं, उन तमाम ममालिक में अभी भी यानी प्रो रशियन गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि ऑल्दो कि वो सोवियत यूनियन से कट के अलग तो हो गए थे, लेकिन उनका एक कल्चरल अफिनिटी, एक रिलीजियस अफिनिटी रशिया के साथ चलती रही, और उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा रशिया के साथ लिंक्ड हुई हुई थी। तो लिहाजा इनमें से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर प्रो सोवियत या प्रो रशियन गवर्नमेंट्स थी, लेकिन एक एक करके इस तरह की कलर रेवोल्यूशंस ला के यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स उनके इल्ज़ाम के मुताबिक इन ममालिक में ये कलर रेवोल्यूशंस करवाकर प्रो रशियन गवर्नमेंट्स को एक एक करके हटाता चला जा रहा था। और इसकी पीक यहाँ पर 2004 में हुई, जब रशिया ने कहा कि बहुत सारे जो प्रो सोवियत कंट्रीज़, प्रो रशियन कंट्रीज़ में ये हो चुका है, और अब यूक्रेन में भी इस तरह की कलर रेवोल्यूशन लाई जा रही है, तो अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, और हम अपने प्रो रशियन जो गवर्नमेंट्स हैं या लीडरशिप्स हैं उनको हम डिफेंड करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे। क्या हुआ कि 2004 में कलर रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन के तहत यानुकोविच को निकाल दिया गया, या रशियन इन्वॉल्वमेंट से या मदद से एक बार फिर 2010 में विक्टर यानुकोविच दोबारा से पावर में वापस आ गए, ऑल्दो कि उनको उन्हीं के लोगों ने 2004 में निकाल दिया था। विक्टर यानुकोविच जब वो वापस पावर में आए और वो 2014 तक पावर में रहे, और आते के साथ ही उन्होंने वो जो उनके पिछले प्रीडेसेसर थे, उन्होंने जो टॉक्स यूरोपियन यूनियन के साथ स्टार्ट कर रखे थे, दो किस्म के, एक तो ये कि यूक्रेन को हम यूरोप के साथ ट्रेड के अंदर ट्रेड वाइज जो है इंटीग्रेट करना चाहते हैं, दूसरा कि एक एसोसिएशन टॉक्स विद द EU, यानी कि हम बजाय एक प्रो रशियन जो हमारा फेस है उसको चेंज करके हम EU का मेंबर बनने की बातें, एसोसिएशन टॉक्स इनको कहते हैं, कि वो जो इनसे पिछले प्रेसिडेंट ने टॉक्स शुरू कर रखे थे वो भी सस्पेंड कर दिए यानुकोविच ने वापस आके, और ट्रेड वाले टॉक्स भी सस्पेंड कर दिए, और उसने रशिया के साथ जो उनके टूटे हुए ताल्लुकात हैं उनको रिवाइव करना शुरू कर दिया। और ये तस्वीर में अभी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यानुकोविच की मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट
पुतिन से हो रही है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2013 में ही एक दफ़ा फिर एक भरपूर कलर रेवोल्यूशन का इंतज़ाम किया गया, और ये कलर रेवोल्यूशंस के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैंने भी इसको कवर किया हुआ है कि ये रेवोल्यूशंस जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा यानी फॉरेन यानी इंटरफेरेंस यानी एक पूरा एक जाल बिछाया जाता है जिसमें बाहर के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके यहाँ पर किसी भी मुल्क में लाइक ट्रोल हाउसेस बनाए जाते हैं, और बहुत सारी NGOs का एक जाल बिछाया जाता है जिनके थ्रू एक ग्राउंड यानी एक ग्रास रूट लेवल पर एक मुहिम चलाई जाती है कि ये हमारे साथ लोगों के अंदर ये प्रोपेगेंडा डाला जाता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम रशिया के साथ जुड़कर हमें नुकसान हो रहा है, हमें यूरोप का मेंबर बनना चाहिए, उससे हमारी फ्यूचर ठीक हो जाएगा। वो सब एक यानी ये इंडिजिनस मूवमेंट नहीं होती। कलर रेवोल्यूशन का ये मतलब है कि वो सब कुछ प्रोपेगेंडा और वो सारी टेक्निक और वो सारे ट्रोल हाउसेस और सब कुछ जो है वो बाहर से यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, और बाहर की फंडिंग और बाहर के जो एम्प्लॉयड होते हैं वो लोग जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बहरहाल इन्हीं सब के मदद से दोबारा से 2013 में यूरो मैदान के नाम से एक और बहुत तवील प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया, और इस प्रोटेस्ट में यही बात बार बार कही जा रही थी कि जो गवर्नमेंट ने जो एसोसिएशन एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन उसको अबैंडन कर दिया, उसको दोबारा से शुरू किया जाए। और इसमें ये बात बार बार की गई कि रशिया के प्रेशर की वजह से हम अब यूक्रेन ने यूरोप के साथ इंटीग्रेशन की जो बात है उसको बस से पुश डाल दिया है और उसको फॉलो अप नहीं किया, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये प्रो रशियन गवर्नमेंट भी ख़त्म हो यानुकोविच की, और ये दोबारा से हमारे एसोसिएशन की जो टॉक्स है वो शुरू हों, और ये एक प्रोसीजर है जो शुरू, और ये यूरो मेडन के ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी की यूरो मेडन जो 2014 में 13 में स्टार्ट हुआ था और 14 तक चलता रहा। इसके नतीजे में जो प्रो रशियन विक्टर यानुकोविच थे दोबारा से उनको अपने मुल्क से भागना पड़ा, और उस वक्त 2014 में जब ये यूरोमेडन का सारा सीन हुआ उस वक्त रशिया ने क्या किया, उसने कहा कि क्राइमिया जो है जो कि एक प्रोविंस है, ये मैं आपको यहाँ पे गूगल से दिखा दूँ कि ये वाला प्रोविंस जो है यूक्रेन का जो जिसको क्राइमिया कहते हैं, इसको तो फौरी तौर पे 2014 में ही रशिया ने इसके इन्वेड कर लिया और फौरी तौर पे यहाँ पे रेफरेंडम करवा दिया कि क्राइमिया जो है वो रशिया का हिस्सा बनना चाहता है, और उसको उसने अपना स्टेट डिक्लेयर भी कर दिया क्राइमिया को। ऑल्दो कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो अभी तक उसको तस्लीम नहीं कर रही, अभी तक वो यही कह रहे हैं कि ये वॉर सिचुएशन है, और जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग ये इसको नहीं मानेंगे। सो बहरहाल उसी के साथ साथ डोनेस्क और डोम्बास और लुशैंक इन तीनों के अंदर इनको भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि इनके अंदर जो प्रो रशियन लोग के जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन सारे प्रोविंसेस के अंदर प्रो रशियन यानी रशियन एथनिसिटी के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते थे, और उन्होंने मिलकर एक अपनी मलेशियाज बनाई, रशिया की हेल्प से बनाई, जैसे भी बनाई, तो वहाँ पर एक यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक सिविल वॉर शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर, जिसमें इन 4 प्रोविंसेस ने एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट या वॉर शुरू कर दिया कैपिटल कीव के खिलाफ, और इस कॉन्फ्लिक्ट को डोम्बस वॉर के नाम से याद किया जाता है। और ये वॉर जो है चल रही थी, और इसमें ज़ाहिर है रशिया जो है वो अपनी मिलिट्री वेपन्स देकर, स्मॉल आर्म्स देके या उन लोगों को ट्रेनिंग देकर उनकी हेल्प करता रहा। सो ये सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रो यूरोपियन लीडर अब दोबारा से यानुकोविच को निकालने के बाद वापस आ गए, वो जो है उनका नाम पेट्रो पोरोशेंको था, उन्होंने दोबारा से बात शुरू कर दी कि हम EU में दाखिल होना चाहते हैं, हम नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उसका जो दौर था पोरोशेंको का, उसके बीच में ये डोम्बस वॉर चल रही थी,
और इसमें ज़रा क्राइमिया को तो पहले ही अनेक्स कर लिया था रशिया ने, और बाकी जो प्रोविंसेस हैं या इवन क्राइमिया के बारे में भी जो बातचीत चल रही थी उसमें एक तरफ यूरोप के लीडर्स बैठते थे, एक तरफ रशियन लीडर्स बैठते थे, एक तरफ रशिया का जो एलाई कंट्री है बेलारूस, वहाँ पर बैठकर मिन्स्क उनका कैपिटल है बेलारूस का, वहाँ बैठकर ये पीस टॉक्स चलते रहे, काफ़ी साल चलते रहे। और इसमें यही बात होती रही कि यूरोप की तरफ से ये प्रेशर कि आप ये प्रोमिसेस खाली कर दो, और रशिया की तरफ से मुस्तकिल ये प्रेशर कि सबसे पहले आप वादा करें कि एक तो ये कलर रेवोल्यूशंस का सिलसिला आप हमारे इधर यूक्रेन में से ख़त्म करेंगे, और दूसरा है कि हमारे जो प्रो रशियन लीडर्स हैं उनके खिलाफ मुहिमबाजी ख़त्म करेंगे, और तीसरा ये कि यूक्रेन हमसे प्रॉमिस करेगा कि ना ही वो यूरोपियन यूनियन में एंटर हो रहा है और ना ही वो नेटो में एंटर होने की बात करेगा, तब जा कर के हम पीस डील पे एग्रीमेंट पे साइन करेंगे और हम अपनी जो है वो फोर्सेस अपनी जो हमारी बैकिंग है उसको हम ख़त्म कर देंगे, और ये यूक्रेन एक पीसफुल वन कंट्री बन करके आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि ये जो मिन्स ये जो टॉक्स हैं ये जो चलते रहे, इसमें एक तरफ यूरोपियन लीडर्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी तरफ रशियन बैठ कर ये बात करते थे। उसके नतीजे में जो पहला मिन्स्क एग्रीमेंट इनके बीच में तय पाया वो भी कोलैप्स हो गया, क्योंकि रशिया को लगा कि जो बातें भी टेबल पर बैठ कर मुझसे एग्री की गई हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर दोबारा टॉक्स शुरू हुए और 2015 में मिन्स्क 2 जो है वो एक सीज फायर और रिट्रीट की एग्रीमेंट साइन हुई। उसमें जो है उन्होंने ये रशियन फोर्सेस या उनकी जो भी बैकिंग है वो इन प्रोविंसेस तक रह गई, और मतलब यूक्रेनियन फोर्सेस को कहा गया कि वो आप इस लाइन से उस तरफ रहें, और बीच का जो ये बफर जोन बहुत ज़्यादा बड़ा चौड़ा बना दिया गया, और इसके बीच में ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन है इसको इसके अंदर कहा गया कि ये एक ऐसा बफर जोन होगा जिसके अंदर दोनों साइड की भी बिल्कुल कोई फोर्सेस एंटर नहीं होंगी। लेकिन ये भी नाकाम हो गए क्योंकि दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर बिल्कुल एतमाद नहीं था, और ऐसा लग रहा था, रशिया को लग रहा था कि ये सिर्फ मुझे टाल रहे हैं और असल में ये टाइम गेन कर रहे हैं और अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं। और 2022 में इस जंग को शुरू होने से पहले एंगेला मर्केल जो जर्मनी की उस वक्त चांसलर थी, उन्होंने ये बात भी कह दी मीडिया में आकर कि जो मिन्स्क 2 था और मिन्स्क 1 था वो सिर्फ एक अटेम्प्ट टू गिव यूक्रेन टाइम था। यानी हमारा मकसद ये नहीं था कि हम रशिया के साथ पीस कर लें, यूक्रेन को की वॉर ख़त्म कर लें, बल्कि हम टाइम गेन करना चाह रहे थे ताकि हम पूरी तैयारी करें और पूरी बैकिंग कर सकें यूक्रेनियन मिलिट्री की, ताकि वो रशिया के साथ एक भरपूर वॉर के लिए तैयार हो जाए। और रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया था उस वक्त कि यूक्रेन यूज दिस टाइम टू स्ट्रेंथन इट्स आर्म फोर्सेस, और सर्गी लारोव ने उस वक्त जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि इफ अमेरिकन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट मिन्स्क 2 दिस इशू कैन बी सेटल्ड वेरी क्विकली। यानी कि अगर वो मतलब वाकई में सीरियस हैं और जंग ख़त्म करना चाहते हैं तो ये 1 मिनटों में का काम है, क्योंकि रशिया ने अपनी जो ये शराइत रखी हैं, जो जनवन शराइत उनकी नज़र में वो मान लें और हम अपनी फोर्सेस और अपनी बैकिंग ख़त्म कर देंगे और रशिया में एक पीस आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि उनके ऐसी कोई नीयत ही नहीं थी। 2014 से डोंबस वॉर चल रही थी और फरवरी 22 तक जो है ये उसी तरह से चल रही थी। लो स्केल कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें या मिलिटेंसी कह लें या गुरिल्ला वॉरफेयर कह लें, जिसके लिए रशिया अपनी स्मॉल आर्म्स देके वेपन्स छोटे मोटे देकर उनकी हेल्प कर रहा होगा। तो ये सारे असना में ना सिर्फ डोंबस बल्कि डोनेस्क और लुशैंक, इन तीनों प्रोविंसेस में ये जो वॉर है वो भरपूर तरीके से चल रही थी। अब 2019 में क्या हुआ कि दोबारा से इलेक्शन होने थे यूक्रेन के अंदर, और उस इलेक्शन के अंदर जो पोरोशेंको है उसकी जगह पर उनकी जगह पर ज़ेलेंस्की को, जो कि एक टीवी लाइक आर्टिस्ट थे, मतलब उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था और एक कॉमेडियन थे बल्कि, और मतलब एक कॉमेडियन का आपको पता है कि एक स्टेचर जो है वो एक नॉर्मल
टीवी आर्टिस्ट या मूवी आर्टिस्ट से भी नीचे होता है, क्योंकि कॉमेडियन को मतलब उतनी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। बहरहाल यूएस बैकिंग से मतलब ज़ेलेंस्की जो कि पॉलिटिक्स में एक टोटली अननोन फिगर थे, बल्कि उनके एक टीवी स्टार थे, उनको बैक करके यूएस की बैकिंग से, यूरोप की बैकिंग से उनको इलेक्शन जितवाए गए। और जैसे ही ज़ेलेंस्की पावर में आए तो एक भरपूर तरीके से उन्होंने दोबारा ईयू में ज्वाइन होने का और नेटो में ज्वाइन होने का की बातें शुरू कर दी, और फौरी तौर पे 5 बिलियन का उनको बेल आउट मिल गया यूरोप की तरफ से। फिर उन्होंने नेटो को ज्वाइन करने की अपील, ये जो मैं लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि प्रो रशियन जो कि मेडवेडेव एक पॉलिटिशियन थे रशिया के अंदर ही, जो कि प्रो रशियन थे, उनके ऊपर सैंक्शन लगवा दी ज़ेलेंस्की ने आकर। और इस सब एग्रीवेशन की वजह से क्या हुआ कि 2021 में ये खबरें चलना शुरू हो गई कि रशिया ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पे लाकर अमास करना शुरू कर दी हैं। सो ये चीज़ ऐसे चल रही थी। और ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर जो उस वक्त भी चली कि यूएस की लॉबी उसके पीछे, ज़ेलेंस्की के पीछे बहुत स्ट्रांग थी, और यूएस के जो लोग हैं वो यूक्रेन में भी आके बैठे रहे और वहाँ पे पूरा इंतज़ाम करते रहे कि ज़ेलेंस्की को पावर में लेकर आना है, और ये उनका चुना हुआ बंदा था, और उसकी भरपूर लॉबी और हर चीज़ यानी कि एक तरीके से वहाँ पे की गई थी कि पोरोशेंको को निकाला जाए और उसकी जगह ज़ेलेंस्की को लाया जाए। और बिकॉज ऑफ द रीज़न ऐसे ही लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ने आकर एग्जैक्टली जो यूएस और यूरोपियन यूनियन चाहती थी, एग्जैक्टली वही डिमांड्स जो हैं वो आते साथ करके सामने रख दी, और रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फीरिएट हुआ इस बात की वजह से, और रशिया ने डिसाइड कर लिया कि आप जो है हमें मतलब एंटर होना पड़ेगा यूक्रेन के अंदर। 2021 की मैं खबर आपको दिखा रही हूँ। तो जो बाइडन ने क्या कहा कि रशिया के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा हमने सैंक्शंस लगा देनी है अगर उसने यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश की। और उसने कहा कि जो रशिया ने जो लिस्ट सामने रखी है डिमांड्स की, वो जो है उस पर हम गौर करेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन उसने वार्निंग देना शुरू कर दी रशिया को। और ये जो खबर मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसमें उसी वक्त 2021 में जबकि वहाँ पे रशिया की फोर्सेस यूक्रेन के पास जमा होनी शुरू हो गई, उस वक्त बाइडन ने वार्निंग दी रशिया को कि अगर इन्वेड करने की कोशिश की हम बहुत ज़्यादा भरपूर सैंक्शंस लगाएंगे तुम्हारे खिलाफ। और उसके बरक्स जो है रशिया ने अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड्स पेश की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो नेटो में एंटर नहीं होगा, या तो आप पीसफुली मान लो, वरना हम अपनी फोर्स इस्तेमाल करके इस बात को इंश्योर करेंगे कि किसी भी कीमत पे हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। और वही हुआ कि फरवरी 2022 में रशिया ने ऑर्डर कर दिया कि उसकी फोर्सेस, उसकी आर्मी एंटर हो जाए यूक्रेन के अंदर। ये उसी का आपको सीन दिखाई दे रहा है कि रशिया के टैंक्स, रशिया की बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो मतलब एंटर होने के आ रही हैं यूक्रेन के अंदर। सो ये जंग फिर शुरू हो गई, रशिया ने इन्वेड कर दिया। आते साथ ही उन्होंने पैदल पे हमले करके मतलब यूक्रेन की मिलिट्री फोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और शुरू दिन से ही सामने ये चीज़ आना शुरू हो गई कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो शायद उसमें अंदर ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना ही इतनी वो स्ट्रांग है कि वो रशिया की मिलिट्री का मुकाबला कर सके। और शुरू दिन से ही रशिया को जो है ना बैटल ग्राउंड में यानी कामयाबियाँ हासिल होने शुरू हो गई। तो लेकिन नेटो ने या यूरोपियन यूनियन ने कभी भी ये नहीं कहा ज़ेलेंस्की से या यूक्रेन से कि चलो इतना नुकसान हो रहा है, इतने लाखों लोग आपके जो मारे जा रहे हैं, इतने यानी कि कुछ मतलब आपके पूरे शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, तो आप पीछे हट जाओ और किसी और तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो आप इस जंग से निकल आओ। ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये एक और ख़बर जो है 2022 सितंबर में सामने आई, जिसमें जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो कि रशियन गैस पाइपलाइन थी, जो कि पूरे यानी ऊपर के जो बाल्टिक सी है गालिबन, ये इसमें से गुजर के जर्मनी के अंदर इसकी ये जो यहाँ पर एंटर हो रही थी, और यहाँ से जर्मनी को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को मज़ीद गैस यानी मिलनी थी। और उस गैस पाइपलाइन के ऊपर यूएस की बहस से जो है वो हमला हो गया और इसको ब्लो ऑफ
ऑफ कर दिया गया। यानी कि ये मैं आपको इसका गूगल अर्थ से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इस एरिया में लाइक ये जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये रशिया की का बॉर्डर है यहाँ पर, और एस्टोनिया से और फिनलैंड के बीच में ये इतनी पट्टी रशिया का कोस्ट लाइन है, और यहाँ से वो पाइपलाइन शुरू हो रखी थी नॉर्थ स्ट्रीम 1, वो भी यहीं से गुजर रही थी, और उसी की पैरेलल एक और बहुत बड़ी पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 के नाम से यहाँ पर उसने यहाँ पर जर्मनी के अंदर एंटर होना था, और उसके बाद ये गैस जो है वो यूरोप के और मुल्कों को भी जानी थी, और इससे यानी रशिया की जो यूरोप के साथ एक एनर्जी रिलेशनशिप, एक ट्रेड रिलेशनशिप ये और मज़ीद मजबूत होनी थी। लेकिन क्योंकि यूएस चाहता था कि पूरा यूरोप जो है इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, और वो इस बात को का ध्यान ही छोड़ दे कि हमने लाइक यूरोप के साथ रशिया के साथ ट्रेड करनी है, तो उन्होंने इस नॉर्थ स्ट्रीम 2 को बॉम्ब करके एक्सप्लोड करवा दिया। और क्या हुआ कि मतलब जर्मनी जो कि उस वक्त तक एंजेला मर्केल के दौर तक ये कहता रहता था कि हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते यूक्रेन की वॉर में, हम मतलब न्यूट्रल हैं, हम लोग जो है वॉर के एंटी वॉर हैं। अब उसके बाद से उन्होंने भी भरपूर तरीके से यूक्रेन वॉर में यूरोपियन यूनियन और लाइक नेटो का साथ देने की जो है ना बातें शुरू कर दी। बहरहाल ये सब हो रहा था, और इसी नॉर्थ स्ट्रीम के जो हमले के फ़ौरन बाद रशिया ने क्या किया कि उन्होंने डोनेस्क, लुशैंक और लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और क्रिशॉन, इन चारों ओब्लास्ट के अंदर रेफरेंडम का इनेकाद किया, वहाँ पर वोटिंग करवाई, और उस रेफरेंडम में वहाँ के अवाम ने वोट दे दिया रशिया के हक़ में, और रशिया ने ऐलान कर दिया कि ये हमारे हक़ में रेफरेंडम हो गया, और अब ये चारों सूबे जो हैं वो रशिया के साथ हम इनको अनेक्स करना चाहते हैं। सो ये चीज़ हो गई, और उसके बाद से अब तक यानी ये वॉर जो है जारी है, और ये ऑनगोइंग वॉर है। इसमें आप डेली आप अगर इसको फॉलो करो तो बेशुमार न्यूज़ आपको डेली बेसिस पे मिलती है। कभी कोई मतलब खिता, रीजन, कोई गांव, कोई विलेज, कोई मतलब टाउनशिप रशिया ले लेता है, कभी यूक्रेन, और साथ ही साथ में पीस समिट्स भी चल रही हैं। जैसे कि चाइना ने एक पीस समिट करवाई जिसमें उसने ये समझाया कि भाई रशिया की इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए इस वॉर को ख़त्म किया जाए। इसी के बरक्स जो है यूरोपियन यूनियन और ज़ेलेंस्की ने स्पेशली जो स्विट्ज़रलैंड में पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और एक और भी वो बुलाने लगा है, तो वो उसमें वो ये कहता है कि भाई रशिया पर प्रेशर डालो कि वो हमारे मामला से निकल जाए। सो ये सब चीज़ें चल रही हैं मुस्तकिल। और ये थोड़ा सा मैं आपको ये वाला नक्शा क्यों दिखा रही हूँ, इसमें रशिया एंटी एक्सेस, एंटी डिनाइल कैपेबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि रशिया ने अपने कहाँ पे मिसाइल सेट किए हुए हैं, जहाँ से वो अगर कोई गॉड फॉरबिड बड़ी वॉर होती है तो फिर वो यूरोप के ममालिक को कितनी दूर तक आकर उनको टारगेट कर सकते हैं। यानी पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया ये सब यूरोप के टारगेट के अंदर हैं, और इसी तरह से ये बुल्गारिया तक भी, और ये इधर तक उसके मिसाइल की रेंज चलती है। लेकिन इसमें ये आपको भी ये भी दिखाई देगा कि नेटो ने अपने जो मिसाइल्स हैं वो कहाँ लगाए हुए, वो ये जो छोटे छोटे एरोस क्रॉसेस ये आपको दिख रहे हैं, यानी नेटो के भी जो मिसाइल्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनका मैं आपको दिखाऊं तो वो भी बिल्कुल मॉस्को को कवर कर रहे हैं, और बिल्कुल रशिया के अंदर तक डीप अंदर आने की वो सलाहियत रखते हैं। सो ये चीज़ है कि जिस नक्शे से पता चलता है कि रशिया की जो घबराहट है, रशिया का जो गुस्सा है वो बिला वजह नहीं है, क्योंकि जब से सोवियत यूनियन टूटा है तो इन तमाम जो प्रो सोवियत पोस्ट सोवियत स्पेस है, जिसमें लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सबको एक एक करके नेटो ने अपना मेंबर भी बना लिया, और इन सब ममालिक में आकर के उसने अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स और दीगर और जो अपने बेसिस यहाँ पे बना लिए। और यानी रोमानिया में भी देख लें, हंगरी में भी, पूरी जो ईस्टर्न बेल्ट है इसमें नेटो के जो बेसिस
बेसिस और उनके मिसाइल यहाँ पे फिट हैं, और रशिया समझता है कि इन सब मिसाइल्स का रुख जो है वो एक ही जानिब है, और वो है रशिया की जानिब, मॉस्को की जानिब। और इसीलिए उसको ये गुस्सा था कि अब ये जो आखिरी दो मेरे फ्रेंड स्टेट्स रह गए, यूक्रेन और बेलारूस, इसमें एक एक करके आप कलर रेवोल्यूशन ला के हमारे जो प्रो रशियन लीडरशिप उसको निकालते हो, फिर आप उसको भी नेटो का मेंबर बनाओगे, फिर आप वहाँ पर भी जो है मिसाइल सेट करोगे हमारे खिलाफ, और फिर ये जो यूक्रेन के बॉर्डर पे मिसाइल सेट हो जाना था उसका, वो मॉस्को से 200-300 किलोमीटर की दूर था। यानी मतलब मॉस्को को आप समझे कि वो एक तरह से टोटली बॉम्ब करके रेस डाउन करने की पोजीशन में आ जाते हैं। सो ये सब रशिया के जो खदशात हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी एक बिल्कुल कॉमन सेंस से आप समझ में आ रहा है कि रशिया क्या देख रहा है पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, कि उसके खिलाफ क्या प्लानिंग हो रही है। और यूरोप और यूएस जो है हमेशा रशिया को एक एक्सेस ऑफ ईवल प्रोटेक्ट करता है, अपना दुश्मन प्रोटेक्ट करता है। और इवन दो के पुतिन ने भी और रशियन लीडरशिप ने बार बार ये कहा है कि हमें भी यूरोपियन यूनियन में दाखिल कर लो, हमें अपना फ्रेंड्स बना लो, लेकिन वो इस बात को वो मानते नहीं है। दैट मीन्स को वो रशिया को अलहदा रखना चाहते हैं और उसके खिलाफ एक दुश्मनी को पालना चाहते हैं और उसको एक अंजाम तक भी अब लेकर आना चाहते हैं। सो दैट मीन्स कि रशिया की जो काम है वो बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि ग्रेन की जो भी इश्यू बन गया जब ये वॉर शुरू हुई 2022 में, तो यूक्रेन क्योंकि एक बहुत ही ज़रखेज़ और एग्रीकल्चरल कंट्री थी और उसकी जो ग्रेन है वो एक्सपोर्ट होती थी। ये देख लें हम कितने मिलियंस ऑफ टन्स जो हैं वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती थी, चाइना को मिलती थी, यहाँ पे इंडिया तक को, बांग्लादेश में आती थी, स्पेन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, टर्की बहुत ज़्यादा उसकी, यानी एक बहुत बड़ा खित्ता इंसानियत का जो है वो यूक्रेन से ग्रेन खरीदा था। और इस जंग के शुरू होने के बाद जो है ये सिलसिला भी इसमें रुकावट आ गई और पूरी दुनिया में जहाँ पे पहले ही एक फूड क्राइसिस चल रहा था, फूड की प्राइसेस जो हैं वो आप देख रहे हैं हर मुल्क में ही ऊपर से ऊपर जा रही थी, तो उसके बीच में ये जो ग्रेन क्राइसिस है ये भी शामिल हो गया। ये भी इस वॉर का एक यानी एक पहलू रहा। एक और मैप मैं आपको दिखा रही हूँ कि एस्टिमेटेड ट्रूप्स 2022 जब ये जंग शुरू हुई तब ये वेस्टर्न आउटलेट से ही, गालिबन बीबीसी से ही, इकोनॉमिस्ट से मैंने ये मैप लिया, उसमें यानी कि 2 लाख तकरीबन रशियन ट्रूप्स और 2 लाख से ज़्यादा यूक्रेन के अंदर ट्रूप्स तैयार, और उसके अलावा ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे नेटो और यूएस के बेसेस हैं, ये ग्रे वाले यूएस के बेसेस हैं, और इनमें जितने बड़े ये सर्कल्स हैं उसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा इन बेसेस के अंदर मैन पावर है। सो ये सब तैयारी और ये सब जो मौजूद होना ये बिला वजह भी नहीं होता। सो इस मैप से ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो रही है। बहरहाल जो इसका डार्क साइड है ये भी हमारी नज़र में होना चाहिए कि यूक्रेन के लोगों के साथ क्या हो रहा है। जब भी जंग होती है तो जो पावर होता है, पावर स्ट्रक्चर, वो तो एक दूसरे से फाइट कर रहा होता है और वो तो उनको एक बहुत बड़ा फ्यूचर और एक बहुत बड़ा पावर गेम नज़र आ रहा होता है जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो आवाम होती है जिसके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, जिनके मोहल्ले तबाह हो रहे हैं, जिनके विलेजेस तबाह हो रहे हैं, जिनके सिटीज़ तबाह हो रहे हैं, उनका क्या है? मतलब उनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं है। इसका मतलब डेमोक्रेसी तो आप बोलते हो, लेकिन जब आप जंग की जुनून में आते हो तो आपको नहीं नज़र आता कि आप अवाम के साथ और लोगों के साथ क्या कर रहे हो और लोगों की क्या मर्जी है, वो तो आप जाके सुनो। तो इस वॉर के अंदर 30,000 ये वेस्टर्न फिगर्स हैं, और अगर आप दूसरे सोर्सेज से देखो तो इससे भी बहुत ज़्यादा फिगर्स बड़े हैं। यानी 30,000 सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, 3.7 मिलियन जो लोग हैं यानी 37 लाख आप समझ लें वो इंटरनली डिस्प्लेस हैं यूक्रेन के अंदर, और 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख पीपल जो हैं वो यूक्रेन से बाहर जा चुके हैं, रेफ्यूजीज़ बन चुके हैं यूरोप में इधर उधर, और 14 मिलियन लोग जो हैं वो यानी कि 140 लाख यानी जो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है, घरों की ज़रूरत है,
खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, बेसिक जो नीड्स हैं वो उसकी ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन का क्या हशर, लोगों का क्या हशर हुआ है, लोगों के शहरों का क्या हशर हुआ है, पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लग जाएं तो ये चीज़ें अब दोबारा से बनना, और कितना टाइम लगेगा इन सिटीज़ को दोबारा से खड़ा करना, और यानी दिहाइयाँ लग जाएंगी और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे अगर आपने दोबारा से इन सिटीज़ को रिहैबिलिटेट करना है और उसी लेवल पर लेकर आना है। सो ये होता है वॉर के अंदर। 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी कि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गए, सब ट्रॉमा में चले गए सब के सब। और उनके अंदर कितने बच्चे होंगे, कितनी औरतें होंगी, कितने बूढ़े होंगे और कितने नौजवान होंगे जो कि जिनकी जॉब्स चली गई, जिनके घर टूट फूट गए, जिनके जो दर बदर हैं इस वक्त, जिनके बच्चे स्कूल नहीं इस वक्त जा रहे, जिनके बच्चों को बेसिक हॉस्पिटल नहीं मिल रही, रहने के लिए एक छत नहीं मिल रही, तो ज़ाहिर मेंटल तो वो टॉर्चर में चले जाएंगे, ट्रॉमा में चले जाएंगे। 42 सिविलियंस किल्ड एंड वुंडेड पर डे, हर रोज़ तकरीबन सिविलियंस जो हैं जो मारे जा रहे हैं और जो ज़ख्मी हो रहे हैं वो अंदाज़न 42 हैं हर रोज़, यानी 42 मज़ीद मेंटल फिज़िकल डिसऑर्डर्स और ट्रॉमास ये उन लोगों के साथ अभी तक हो रहा है। इसी से रिलेटेड कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन कारकीव जो कि एक ब्लास्ट है, बैटर्ड बाय सर्ज इन अटैक्स रेस्क्यू, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी और उन्होंने बोला कि कारकीव अगर हम खाली देखें तो वो बिल्कुल तबाह हो चुका है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। एसेंशियल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्कूल्स, किंडरगार्टन्स, हॉस्पिटल्स, एनर्जी फैसिलिटीज़ हैव बिन बॉम्ब्ड। सो ये हालात हैं और जो भी पार्टीज़ हैं जो कि इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर रही हैं वो मतलब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो कर रही हैं इसका मतलब। सो ये चीज़ें अभी चल रही। बाइडन ने क्या कहा है, उसने कहा कि यूएस इज रशिंग वेपनरी टू यूक्रेन एज ही साइंस 95 बिलियन वॉर एड मेजर्स। और ये 2024 अप्रैल यानी 1-2 महीने पुरानी बात है कि बजाय पीस टॉक की तरफ लाने के, बजाय यूक्रेनियन लोगों के बारे में कुछ सोचने के, उसने कहा कि 95 बिलियन मजीद मैं भेज रहा हूँ जल्दी से जल्दी और इसकी वेपन्स जाएंगी यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन के लोगों को इससे क्या लगे, उनको क्या मिलेगा इस वॉर को एक्सटेंड करने से? उनके अब बेटे और जो बाप हैं और उनके भाई हैं वो मारे जाएंगे, यही होगा। और लाइक 95 बिलियन डॉलर अगर आपके पास हैं तो आप तो वैसे ही 95 बिलियन डॉलर अगर यूक्रेन को दे देते तो वो तो इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाती कि वो मतलब कि एक आप समझ लो कि यूरोप का सबसे अमीर और सबसे डेवलप्ड कंट्री बन जाता। वो तो आप करते नहीं हो, लेकिन जब जंग का समा बन जाता है और जब ये वॉर शुरू हो जाती है तो फिर आप डॉलर्स की जो है वो आप एक दरिया बहा देते हैं उनके लिए, और वो डॉलर्स जो हैं वो उनकी वेलफेयर पे यूज़ नहीं हो सकते, वो सब के सब वॉर में यूज़ हो रहे होते हैं। सो ये होता है। ये मैं आपको बता दूं डिटेल इसकी कि 2022 से अब तक के फिगर्स हैं ये कि अप्रैल में जो है 13 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कमिट किए थे, फिर जुलाई से पहले 40 बिलियन डॉलर्स, फिर अक्टूबर में 12 बिलियन डॉलर मजीद, फिर जनवरी 2023 में 47 बिलियन और अब जो है वो 61 बिलियन इस अप्रैल में, जो दोनों फिगर्स मिला के 95 बिलियन बनते। सो ये चीज़ें तो वो दे रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये पैसा वाकई में, यानी टोटल अगर हम करें तो 175 बिलियन जो है अब तक अप्रूव हो चुका है, प्लेज हो चुका है कि ये यूक्रेन वॉर में हम हेल्प के लिए दे रहे हैं यूएस की तरफ से। सिर्फ यूरोपियन यूनियन के और कंट्रीज में वो इसके अलावा हैं, लेकिन जो खबरें होती हैं उसमें ये बातें कही जा रही हैं कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है और असल में क्या ये पैसा मतलब वो वॉर में इस्तेमाल हो रहा है या सिर्फ मतलब यूएस ट्रेजरीज में से निकाल कर उसके बाद वो लोग खा जाते हैं और करप्शन उसकी हो जाती है, और असल में इनके पास कितना पहुंच रहा है या इनके जो लोग हैं उनको जो खाना खुराक चाहिए, टेंट्स चाहिए, उन पे कितना खर्च हो रहा है। तो इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं मीडिया में। अब अगर आप फॉलो अप करो तो आपको बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जी यही पैसा जो है वो बहुत सारे अमीर लोगों को दिया गया, यूरोप के अमीर लोगों को दिया गया, यूएस के लोगों को दिया गया, बिजनेसमैन को दिया गया कि वो यूक्रेन के अंदर ज़मीनें खरीद लें। वो सारे एग्रीकल्चरल लैंड जिससे पूरी दुनिया में वीट जा रहा था वो सब
लैंड खरीद लो। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर तो बहुत ही मतलब गलत तरीके से इस वॉर को अप्रोच किया जा रहा है वेस्ट की तरफ से, और इसमें यूक्रेन के लोगों की बिल्कुल कतई तौर पे कोई भलाई इसके अंदर इसका मतलब है शामिल नहीं है। सो ये चीज़ है जो मैं आपको सारा डिटेल्स, मज़ीद भी बहुत डिटेल्स हैं, अगर बात की जाए तो मतलब कई घंटे लग जाएं और यूक्रेन की डिटेल्स ना ख़त्म हो। लेकिन एक पिक्चर मैंने आपको दिखानी थी कि किस तरह से कितने क्या इसका बैकग्राउंड था, इसमें मतलब यूक्रेन के लोगों जो लीडरशिप है उसकी क्या गलतियाँ, रशिया की क्या गलतियाँ, वेस्ट की क्या गलतियाँ, और उस सब का जो खुमियाजा भुगतना पड़ा है यूक्रेन के लोगों को, वो अवाम लाखों लोग, और 30,000 की हलाकत की तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल दी। लेकिन और ख़बरें अगर आप देखें तो उसमें 4 लाख 5 लाख जो लोग हैं वहाँ के जो आर्मी प्लस सिविलियंस उनकी हलाकतों की खबरें चली हुई हैं। सो ऑफ कोर्स वी ऑल होप कि जल्द से जल्द इसका पीसफुल रेजोल्यूशन सामने आए और यूक्रेन के लोग जो हैं वो रिस्पाइट उनको हासिल हो, और जो यूएस है वो जो उसकी ज़िद है कि यूक्रेन को हमने लाजमी नेटो में दाखिल करना है या यूरोपियन यूनियन में दाखिल करना है, तो अगर ऐसा है भी तो आप पहले यूक्रेन को एक डेवलपमेंट फेज़ में आने दें, एक पीस फेज़ में आने दें, फिर उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ बात करें। वॉर तो इसका तरीक़ाकार नहीं है, और उसमें रशिया को भी सेटिस्फाई करें कि भाई हम आपके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ नहीं करना चाहते, और ये जो बिग पावर पॉलिटिक्स है उसको पहले हटाओ पीछे आगे से, और पहले तो इन लोगों की यानी थोड़ा सा इनको रिस्पाइट दो, थोड़ा उनको ज़िंदगी में आने दो, फिर इस तरह की पावर की जो ग्रीडी पॉलिटिक्स और बिग पावर पॉलिटिक्स है इसको बाद में के लिए 10 साल बाद के लिए छोड़ दो या 15 साल बाद के लिए छोड़ दो। थैंक यू।